जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज हम एक खुसूसी प्रोग्राम के लिए यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं मैडम रुमीना खुर्शीद आलम, जो स्टेट मिनिस्टर एंड स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं। जो स्पेशल टास्क फोर्स है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और उसके साथ साथ जो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है, अकॉर्डिंग टू जो हायरार्की है उसके मुताबिक जो मैडम का रोल है इस वक्त जो करंट कैबिनेट में 85 स्पेशल असिस्टेंट एडवाइज़र मिनिस्टर हैं। मैडम का रोल ये है कि उन सबको चेक भी कर सकती हैं, उनको एवेल्यूएट भी कर सकती हैं, उनको असिस्ट भी कर सकती हैं कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं और वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आपका इतना जो है वो मुश्किल तरीन टास्क है, ये बताएं सबसे पहले कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्या और इसको पाकिस्तान में और दुनिया में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और बिलखुसूस तौर पर मैं समझती हूँ आजकल के दौर में जब हर कोई जो है वो मुख्तलिफ बहस व मुबाहिसे में और तकरार में पड़ा है, वहाँ पर SDGs की अहमियत के ऊपर जो आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ और मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी भी है अवाम का जानना। इसमें SDGs की जहाँ तक अहमियत की बात है तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 17 गोल हैं और इनके 169 टारगेट्स हैं, ये एक ऐसा अहम मैं समझती हूँ कि सब्जेक्ट है, ज़रूरत है कि इससे बड़ी कोई भी पॉलिटिकल ना तो बहस है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट जब आई तो हमेशा इस चीज़ के ऊपर जो अहमियत दी गई और SN इकबाल साहब जो हैं उनको इस पे ग्लोबली चैम्पियनशिप भी उनका इस पे बहुत बड़ा क्रेडिट भी है। और आज भी जब भी कोई डेवलपमेंट का काम आता है तो वो SDGs के मद से होते हुए ही जाता है। और दूसरी बात, इसमें तमाम तर जो 17 गोल्स हैं वो पावर्टी से लेके एजुकेशन से लेके लाइफ अंडर द वाटर जो है बिलो द वाटर किस तरह से है, वो तमाम तर क्लाइमेट चेंज, फिर सस्टेनेबल सिटीज़ जो हैं जैसे गोल 11 है वो सस्टेनेबल मॉडल ऑफ सिटीज़ है, फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी है, लाइक व्हाट नॉट विच इज़ कम अंडर दिस गोल इस SDGs के गोल के अंदर। और फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 17वां गोल यानी कि पार्टनरशिप्स अमंग द कॉर्पोरेट प्राइवेट पब्लिक और तमाम तरह ऑर्गेनाइजेशंस की जो कॉर्पोरेशन है वो। और इस टाइम मैं एक चीज़ और जो अमूमन लोग समझते हैं कि शायद ये एक UN का एजेंडा है, तो UN का ये एजेंडा नहीं है, हर मुल्क का एजेंडा है, हर मुल्क का एजेंडा है, हर शहरी का एजेंडा है। अगर मैं आपकी तो इस पे अबूर होगा, मैं अगर 1 बाय 1 आपके इस गोल्स पे बात करूं तो पहला है जी नो पॉवर्टी। इस पे आपकी मिनिस्ट्री ने या आपकी PDM में, नॉट PMLN बात करूं मैं, PDM की गवर्नमेंट ने पॉवर्टी पे ख़त्म करने के लिए क्या किया। जैसे कि देखा तो ये जा रहा है कि जैसे आप लोग आए हैं तो आपके आने से तो महंगाई बढ़ गई है। जहाँ तक बात है कि गवर्नमेंट ने क्या किया पॉवर्टी के हवाले से, तो देखिए या PDM में नहीं, मैं तो गवर्नमेंट की जो है वो बात करूँगी क्योंकि वो एक पॉलिटिकल चीज़ है। जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इज स्टेट, उसमें देखें जो पॉवर्टी के ऊपर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, नो मैटर कि कितनी महंगाई, और महंगाई हमारी वजह से नहीं बढ़ी, ये बार बार हम सबको बताते भी हैं और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी कि जो दौरे हुकूमत, पिछले दौरे हुकूमत में जो माशाल्लाह जो हमारे सियासी लोग जिस तरह के वो अपने आप को द किंग्स ऑफ किंग्स समझना शुरू हो गए थे या कुल्लु अक्ल खुदा न खास्ता वो समझते थे, जो उनकी कारकर्दगी थी, जिस वजह से जो हालात तरतीब पाए, जब पूरी दुनिया में जो है तेल महंगा हो रहा था तो उन्होंने सस्ता किया बिकॉज उनको लग रहा था कि वो जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ और तबाही का हम एलिमेंट डाल दें। तो महंगाई के बहुत सारे कंपोनेंट वो हैं, लेकिन इस हुकूमत ने आपने देखा कि जबकि किस तरह इकॉनमी जो है उसके हालात चल रहे थे, उसके बावजूद जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर एक खातिर खा रकम जो है वो पॉवर्टी के लिए दी गई। उसके बाद पाकिस्तान बैतुल माल का प्रोग्राम है, उसके बाद कोशिश यही की जा रही है कि जहाँ तक भी हो सकता है जो हमारा मतवस्त तबका है उसको फैसिलिटेट किया जा सके। सपोज़ करें मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि जी आप फरमा रही हैं कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, या क्या आप समझते हैं ये सफिशेंट है कि आप किसी को रोटी खिला दें, आप उसको 2000 रुपया हर महीने अकाउंट में डाल दें और उसको ये बता दें कि ये आपको बेनज़ीर पैसे दे रही है, पीपल्स पार्टी को वोट देना है, वरना इधर उधर दोगे तो ये पैसे आपके अकाउंट से निकल जाएंगे। या आप उनको मछली पकड़ना सिखाएं, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट करें।
देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा और बहुत अच्छी बात आपने की और बहुत अच्छा सवाल भी है आपका। इसमें मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारी जब ये खूबसूरती, अब ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़ जो इस पार्टी से, मैं उसकी बात भी ज़रूर करूँगी। बात ये है कि और उसमें ये नहीं, क्योंकि जो एजेंडा, ये जो गोल्स हैं, इनका ताल्लुक़ किसी एक सियासी जमात से नहीं है, इसका ताल्लुक़ तमाम जो है उनके साथ, इस मुल्क के साथ है, राइट। अब जहाँ पर बात आप कर रहे हैं कि किसी को 2000 दे देना या कर देना, वो बात नहीं, बेशक वो नहीं। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम भी है, जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, जिसके अंदर यूथ लोन भी जो है वो बताया गया, और फिर एग्रीकल्चर लोन्स भी हैं। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है तो उसके बाद हमने कहा कि कहानी ख़त्म होगी। उसमें इस हुकूमत ने बहुत सारे और काम भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अब जो स्किल डेवलपमेंट है, उसके अंदर मछली पकड़ने से लेके मछली को बेचने तक का तरीकाकार भी ना सिर्फ बताया गया, बल्कि उसमें आपको फैसिलिटेट भी किया जाता है। पीटीआई की जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी थी, हमने उस पर भी बहुत प्रोग्राम किया। मैंने ज़ीरो हंगर पे प्रोग्राम किया था, तो वो जो मिनिस्टर साहब थे उन्होंने मुझे कहा था कि हमने लंगर खाने खोले। तो क्या आप भी ये जो भूख ख़त्म करने के लिए लंगर खाने ही खोले हुए? देखिए, मैं ये तो मजाक है। नहीं, मैं मजाक तो, मेरे लिए तो कोई चीज़ भी मजाक नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ जिस जगह से अगर एक वक्त का कोई खाना लेता है तो वो बात न लंगर की है ना लंगर खाने की है। मेरे ख्याल में लंगर जो है ना, वो दरबार पे अच्छा लगता है, और वहाँ पर हर ख़ास व आम जो है वो एक ही होता है। तो मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ तो ये है कि मेरी कौम जो है, मेरे मुल्क के जो लोग हैं, वो लंगर खाने दाता दरबार और वहाँ पर जाएँ, तो वहाँ से न्याज लें, तो वो एक खूबसूरत बात है। मेरी ये ख्वाहिश और दुआ है कि मेरे जो अवाम है वो स्किल्ड इतने हों कि उनको रोज़ी रोटी मिल सके, काम मिल सके। आपने इसके लिए क्या काम किया है? हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इस पे बात करते हैं। जैसे इसाक डार साहब भी आजकल कह रहे हैं कि अल्लाह ही बेहतर करेगा, तो ये तो कोई कामयाब आदमी की निशानी नहीं है। एक ब्रेक के बाद है, इस पर भी बात करते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है मैडम रुमीना खुर्शीद साहिबा से। मैडम ये बताएं ना, ज़ीरो हंगर के लिए जिस तरह से पहले लंगर खाने खोले गए, फिर मैंने उस लंगर खाने पे भी एक प्रोग्राम किया, तो मुझे सैलानी वाले ने कहा कि भाई ये लंगर खाने तो मेरे हैं, इसके पैसे भी मेरे। मैंने कहा तो ये खान साहब क्यों क्लेम करता है? तो उसने मेरे प्रोग्राम में कहा, उसने कहा नहीं हमारे पास तो उनका कुछ नहीं, बस सिर्फ ये है कि वो हमें कई फुटपाथ वगैरह पे लगाते हैं तो वो हमें पुलिस तंग नहीं करती है। तो आपने भी कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया हुआ है जिसमें? जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं ऐसे काम नहीं करती कि किसी की नेकी जो है, मैं अगर नेकी मतलब वो तो लासानी वालों का काम था, उनकी नेकी थी और उनकी नेकियां हैं, वो अपने नेक नियति से चला रहे हैं। तो किसी के ये काम उन्हीं को आते हैं कि दूसरों की बनाई हुई जगहों पे तख्ती लगाना, वो काम हम नहीं करते और ना ही कभी किए हैं, और ना ही मेरी लीडरशिप ने कभी ऐसा सिखाया है। तो जहाँ तक बात है, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रही हूँ कि हमारी यही कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज़रिया माश के काबिल बनाया जा सके और वो ख़ुद से जो है वो काम कर सके। इसी तरह पाकिस्तान बैतुल माल का प्रोग्राम जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, जिसका इनकाद जो है वो 1992 में जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जो है वो बना, और जिसमें उसमें भी जो है लोगों को मेडिकल फैसिलिटेशन दी जाती है, उसके अंदर लोगों को स्किल किया जाता है, लोगों को, बच्चों को तालीम और तरबियत से आगाह किया जाता है। तो आई थिंक हुकूमत का काम, वक्त हुकूमत का यही होता है। ये अगला पॉइंट है आपका, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो आप खान साहब का इलाज क्यों नहीं करवाते? उसको इतने दिन से टांग पे देखें, अब कुछ लोग जो उनसे होते हैं वो वबाई मर्ज़ की तरह होते हैं, तो आजकल वो वबाई मर्ज़ की तरह वो बने हुए हैं। उनका इलाज जो है, मैंने तो उनका इलाज अलामिया ही उनका इलाज करें, और वैसे मेरे ख्याल में जो उनका इलाज दौरे वक्त में हो रहा है, हाजिर वक्त में, वो भी काफ़ी है लोगों का। अगर आप समझती हैं कि जी इनके लिए वारंट निकले हैं, तो वारंट तो राना साहब के लिए भी निकले हैं, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? देखिए, बात यह है कि उन्होंने, राना साहब ने आज भी कहा, उन्होंने कहा कि उनको जब अदालत बुलाएगी वो ज़रूर होंगे। और आप देखें, हमारी तरफ बात करने से पहले थोड़ा सा उधर देख लें कि 200 पेशियाँ, और मेरे कौन सा ऐसा लीडर हमारे जो हम कायदे मोहतरम है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब, साद रफ़ीक साहब, कामरान माइकल, एहसन इकबाल साहब, कौन सा नाम है
जो आप लें, जिसको अदालत ने बुलाया, जिनको जेलों में सजाएं हुई, और वो तो एक दिन भी जेलों से नहीं डरे। और आप राना सनाउल्लाह साहब की बात करते हैं, उस मर्द मुजाहिद के साथ तो जो इन्होंने हशर किया था, क्या आप वो भूल गए? वो आप आवाम को बताएं ना कि उनके सेल में मेरी एक लेट मी करेक्ट है ना, अगर आपने अब सियासी तड़का दिया तो सुने, मैं तो बिल्कुल तड़के में नहीं जा रही, मैं तो रियलिटी बता रही हूँ कि वो उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, उसके बावजूद ना उनको तकिया दिया जाता था, गर्मी में किस हालत में कीड़े तक छोड़े जाते थे, क्या उन्होंने कभी कहा है? अभी सवाल ये नहीं है ना मैडम, अभी सवाल ये है कि कंप्लायंस ऑफ जुडिशरी डायरेक्टिव कोर्ट ने उसके लिए भी कहा है कि अरेस्ट करे, वारंट अरेस्ट। देखिए अब जुडिशरी फिर उनको जिस तरह से लोग उनके पास जाते हैं जुडिशरी के पास, फिर उनके आगे अब हमारे लोगों ने, हमारी लीडरशिप, क्योंकि ये मवाजना तो मुझे बताना ही होगा। आप सवाल करते हैं लेकिन फिर सवाल का मवाजना भी लेना कि मेरी, अगर आप हुकूमत की बात करते हैं तो इस वक्त जब हम लोग अपने दौरे हुकूमत में भी थे तो जब मियाँ साहब को बुलाया जा जेल में, वो गए, सजाएं भुगती, क्या कुछ नहीं हुआ। बात यह है कि जहाँ पर पकड़ने की बात है, जब पकड़ने के लिए जाया जाता है तो हमारे जो पुलिस है उसके साथ जो कुछ हुआ है वो भी आपके सामने है। ये हुकूमत लाशें नहीं चाहती, उनको लाशों का कंधा चाहिए, हमें नहीं चाहिए। फिर कल 2 लाख आदमी वो 5 लाख लेके आ जाए और आपको कहे कि ये सीट से आप उठे, आप कहेंगे हम क्या करें, 5 लाख लोग थे, हम इनको कत्ल थोड़ी कर सकते। तो प्राइम मिनिस्टर की सीट उनको दे दी हमने, अभी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे, हम उनको दे देंगे। नहीं, बिल्कुल हम उनको सीट नहीं दे रहे, उनके लिए तमाम तर चीज़ें जो है वो हरबे तैयार हैं। वो जितने, मेरा कहने का मकसद है जिस तरह के हरबे वो कर रहे हैं, उन हरबों का हल बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हर चीज़ जो है वो हुकूमत वक्त जो उनसी होती है उसको सब्र से काम लेना पड़ता है। आप मुझे जितना मर्जी पंप करने की कोशिश करें, मैं वही बात करूंगी जो मुझे करनी होगी। अच्छा मैडम, अगला जो गोल है ना वो मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है क्वालिटी एजुकेशन। हमारे मुल्क में 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मदरसाज। सिलेबस, करिकुलम बिल्कुल चेंज। जब बच्चा वो ए लेवल, ओ लेवल कर रहा होता है, एक मैट्रिक इंटर कर रहा होता है, उसकी बिल्कुल थिंकिंग एबिलिटी डिफरेंट होती है जब वो आगे जाता है। फिर हमारे पास मदरसा है, 30,000 मदरसा है, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे 1,40,00,000 बच्चे हमारे मदरसों में पढ़ रहे हैं। कितना बड़ा नंबर है, उसका आउटकम क्या है? मतलब वो बच्चा वहाँ से हिफ्ज़ करके आ जाए, फिर क्या करे? कुछ भी नहीं। तो इसको आप किस तरह से एक एजुकेशन इक्वलिटी लाएंगी कि कल हम अपने बच्चे, देखें हमारे मुल्क में 60% यूथ है, हम उनको यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उनको बाहर भेज के, दुनिया में बड़े बड़े ममालिक हैं जिनका रेवेन्यू सिर्फ यूथ है, जिनको आईटी सेक्टर पे, हमने तो सोशल मीडिया पे लगाए हुए हैं, एक नारा लगाया कि आज आएगा इमरान, दूसरे कह रहे हैं मियाँ दे नारे बजणगे, तीसरा कह रहा है भुट्टो आज भी जिंदा है। तो बच्चों को इस साइड पे क्यों लगाया हुआ है? देखिए, जो जहाँ तक बात है कि आपका ये कहना कि बिल्कुल मेरे लिए तमाम तर मुल्क के बच्चे, चाहे वो मदरसे का बच्चा हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो ओ लेवल्स ए लेवल्स का हो, मेरे लिए हर वो पाकिस्तानी जो बच्चा है वो हमारा अपना बच्चा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जहाँ तक तज़ाद या फ़र्क की बात है, मैं बार बार जो हमारा गोल 4 है उसके तहत मेरी जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और जो डिफरेंट हैं, क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर द 18th अमेंडमेंट बहुत सारी चीज़ें डिवॉल्व भी हुई, सूबों के पास भी गई, लेकिन हमारा जो SDGs का मकसद है वो यही है, टास्क फोर्स ऑफ नेशनल पार्लियामेंट का, कि हम तमाम लोगों को आपस में कोऑर्डिनेशन में लेकर आएँ, जिसके लिए हमारा नेशनल मीटअप होता है। जहाँ तक बात है एजुकेशन की, तो आपको पता है मदरसों की एजुकेशन की भी बात हो रही है, इसलिए मैं जो हमारा SDGs का फोरम है उसमें हम सबसे ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो हम स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ एजुकेशन एक बहुत बड़ा की कंपोनेंट है आपकी ज़िंदगी में, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसका जो स्कूल है, उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और इससे हम में से कोई भी जो है वो नज़रें नहीं चुरा सकता। लेकिन साथ साथ उसकी सिविक एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन भी बहुत मैटर करती है। और जहाँ तक इक्वल या वन करिकुलम, सिंगल करिकुलम की बात है, आपको पता है उस पर बहुत ज़्यादा काम भी हुआ है और मज़ीद भी हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये तो आप मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी, मैं आपकी मशकूर भी हूँ इस बात को लेके कि आपकी बहुत बड़ी एफर्ट है कि आप SDGs गोल और सियासत को दोनों को साथ लेते हुए जो है उस पर बात कर रहे हैं। जहाँ तक बात आपने की कि कोई भुट्टो के नारे कह रहा है, कोई मियाँ साहब के कह रहा है कि नारे बजणगे, और कोई PTI की बात कर रहा है, देखिए सियासी एफिलिएशन हर किसी का एक अपना ज़ाती पसंद नापसंद है। मेरा सवाल है कि बच्चों को यूटिलाइज, देखिए
बच्चों को यूटिलाइज बिल्कुल किया जा रहा है, ऐसा कतन नहीं है। आप अगर मैं तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात करूंगी, अगर हमारी पार्टी में देखा जाए तो यूथ प्रोग्राम को लेके आने का मकसद ये था, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम थी, मैं लास्ट टर्म में आई वाज द चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप एंड फी रीइंबर्समेंट स्कीम, मैं दोनों को देखती थी। तो उसमें कभी भी हमने या HEC ने ये तो नहीं पूछा था कि आपको लैपटॉप दिया जा रहा है तो क्या ये लैपटॉप PTI वाले के बच्चे को जा रहा है, पीपल्स पार्टी वाले को जा रहा है, PMLN को जा रहा है। तो दैट वाज अबव ऑल, क्योंकि जो यूथ है उसको जिस तरफ लेकर आना है, हम तो यही चाहते हैं। और आपने देखा कि कोविड के दौर में जब पिछले साल किस अरूज पे था कोविड, तो वही लैपटॉप्स जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा काम भी आए। तो हमने लंगर खाने नहीं खोले थे, हमने लैपटॉप बच्चों के हाथ में दिए, हमने उनको स्किल्ड बेस जो है वो किया। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट आपका गोल है वो है जेंडर इक्वलिटी। आज भी हम पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम्स कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, 52% के लिए मेजॉरिटी के हक़ के लिए हम अभी रो रहे हैं। और वो पुलिस ये कह के मना कर देती है क्योंकि ये वुमेंस डे का प्रोग्राम था, इसलिए हमने रोक दिया था। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम खुसूसी बात कर रहे हैं रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा से, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देख रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव कर रही हैं UN में। मैडम, जेंडर इक्वलिटी आज भी हम 52% के लिए रो रहे हैं कि इनके हक दें। अभी मैं एक NDU में एक लेक्चर था, जनरल साहब ने लेक्चर दिया, उन्होंने लीडरशिप पे लेक्चर था पूरा, जनरल ज़ुबैर हयात साहब ने दिया। तो वहाँ पे एक जर्मन लेडी थी, उसने अप्रिशिएट किया, उसने कहा सर आपने मैन के लिए बहुत अच्छा लेक्चर दिया, लेकिन आपने लफ्ज़ मैन यूज़ किया। तो ये पाकिस्तानी लोगों की जो है नेचर में है कि आप लफ्ज़ मैन पर्सन यूज़ करें। आज भी हम जेंडर इक्वलिटी के लिए, ख़वातीन के हक़ के लिए, जबकि इस मुल्क में आप जैसी ख़वातीन हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी ख़वातीन हैं, मरियम बीबी जैसी ख़वातीन हैं, उसके बावजूद देखिए, मैं जहाँ से आप लेक्चर लेकर आए, मैं वहाँ पे लेक्चर की तो मैं कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो लेक्चर मैं क्या कहूँ उस पर। काश के मुझे अगर ये लेक्चर देने का मौका मिला होता तो मैं ज़रूर बताती कि पाकिस्तान में बेशक कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी तस्वीर जो है वो सुनहरी है, लेकिन आज भी पाकिस्तान की तस्वीर बहुत सारे दुनिया के और मुल्कों से मुख्तलिफ है। उसकी वजह कि आज अगर पाकिस्तान को उठा के देखें तो आज भी बहुत सारी जगहों पे बेशक देयर इज़ अ ह्यूज रूम इज़ नीडेड, बहुत गैप है, बहुत ज़्यादा एफर्ट और काम करने की कोशिश है, लेकिन मेरे ख्याल में जो काम हुआ हुआ है उसको एक्नॉलेज करने की भी ज़रूरत है। और वो अगर ख़वातीन नहीं एक्नॉलेज करेंगी तो मेरे नहीं समझती कौन करेगा। अगर आप इस टाइम देखें, बल्कि उससे पहले ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तो हिस्ट्री में ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार है। वो फिर फातिमा जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बहन है फातिमा जिन्ना साहिबा, उनका किरदार आप नाम देखें, उसके बाद मिसेस लियाकत अली जो हैं उनका अगर देखें, और उसके बाद मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर साहिबा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बनी, पाकिस्तान की पहली स्पीकर खातून फ़हमीदा मिर्ज़ा बनी। और आज इस वक्त आप ये देखें कि कितने अहम ओहदों के ऊपर ख़वातीन फाइज़ हैं। और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर जब हम जॉब्स की बात करते हैं, ऑफिसेज़ में देखें कि आपके साथ आपकी इक्वल पेड ख़वातीन मौजूद नहीं है। ऑफ कोर्स हैं, सिर्फ बात है कि मैं पोर्ट्रे करने की बात है कि हम किस तरह से करते हैं। और मैं इस चीज़ को ज़रूर ये एक्नॉलेज करूँगी कि बेशक बैशिंग भी है, बहुत सी तकलीफ़ें हैं, मराहल हैं, लेकिन फिर भी वी आर फार बेटर। मैं बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ को जानती हूँ, मैं विज़िट करके आई हूँ, मिले हैं, कि जहाँ पर आज भी इक्वल वेजेस के मसले हैं। हम तो उन चीज़ों से आज भी मतलब फ्रीडम इतनी है कि हम मार्च तक आ गई है बात, मार्च को रोका जाता है, किया जाता है, वो दुनिया के डेवलप्ड तरीन मुल्कों में भी रोका जाता है, बहुत सारी चीज़ों को किया जाता है जो कि गलत है। हर एक को एक हक हासिल होना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ हर चीज़ जो है एक दायरा कार के अंदर रहते हुए होनी चाहिए, जो कि कानून की जहाँ पर कोई खिलाफ वर्जी ना हो। वो फिर चाहे पुलिस अगर खिलाफ वर्जी करिए तो भी गलत है, अगर दूसरी तरफ से होता है तो भी गलत है। लेकिन बात ये कहना कि बिल्कुल शायद हम पसे पुश्त हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। अगर मेरे जैसी एक आम खातून
जिसका कोई सियासी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी पार्टी लीडरशिप ने मुझे इतने अहम ओहदों पर, जब से मैंने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया है, वहाँ से 2005 से लेकर अब तक मैं अगर देखूँ तो मेरी सब कुछ, क्योंकि आज का दौर तो गैजेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, किसी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो वहाँ पर गो के बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं जहाँ पर तकलीफ़ भी होती है, रास्ते मुश्किल भी होते हैं, लेकिन ये इसीलिए चीज़ आपको मुकाम दिया जाता है कि आप अपने आने वाले लोगों के लिए रास्तों को जो है वो आसान कर सकें। मैडम, जो आपका 7वां गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आपके ऊपर, आपकी PMLN के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये जो मुल्क की आज तबाही का हालत है, इसका सिर्फ एक वजह है, वो एनर्जी सेक्टर है। वो ऐसे है कि जब आपकी हुकूमत 2013 में आई तो उस वक्त जो ज़रूरत थी 26,000 थी और आपके पास उस वक्त प्रोडक्शन जो थी वो 16,000 थी। आपने उसको बढ़ा के, प्रोडक्शन को बढ़ा के आप IPPs लगाए, आपने डिफरेंट एग्रीमेंट्स किए, उसको आपने 35,000 में, ये लेटर लिखा आखिर में जब मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे, उनको यूनुस डागा एज अ सेक्रेटरी एनर्जी, उन्होंने लेटर लिखा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ाया नहीं, आपका 16,000 का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही है, उसके बाद आपने प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दी है जिसकी वजह से ये सारे मामलात, सारे पैसे आपको देने पड़ रहे हैं। और जो हमारा इस वक्त इंपोर्ट है, अगर हम वो देखा जाए तो 70 में से $30 बिलियन सिर्फ और सिर्फ हम एनर्जी पे खर्च करते हैं, और वो सारा आपका कसूर है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपकी अदालत में तो आई नहीं कि मैं कसूर या नाकसूर जो है, मेरा तो सवाल है अवाम का। नहीं, अवाम का सवाल, मैं अवाम को जवाब जो उनसे है, बिल्कुल आपको याद होगा कि 2013 में जब हम आए थे तो किस हद तक एनर्जी क्राइसिस थे, और 2018 नहीं, 2018 में जब हम लोग इस हुकूमत से इलेक्शन की तरफ गए तो मुल्क जो है वो अंधेरों में छोड़ के गए थे। मैडम, मैं आपको इसको डिस्क्रेडिट दे रहा हूं, आप जो क्रेडिट नहीं दे रहा हूं। आप मुझे जितना मर्जी डिस्क्रेडिट दे, मैं तो अवाम की बात कर रही हूँ ना, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप जो है नंबर्स में, फिगर्स में, क्योंकि आपका तो काम है कि घुमा फिरा के जो है आपने अपनी रेटिंग को बढ़ाना है, रेटिंग को बढ़ाना है और गोल से कहाँ लेकर आना है, क्लीन एनर्जी। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब इसका आपको दे रही हूँ, और मैं बात यही कर रही हूँ कि आप जितना मर्जी मुझे घुमाएं, यहाँ से कान पकड़े, यहाँ से पकड़े, आप तो खुद अपनी बात पे कायम नहीं। आपने कहा नहीं, हमने आज पॉलिटिकल बात नहीं करनी, लेकिन हर गोल में आ रहे हैं। नहीं, मैं गोल में आ नहीं रहा, गोल में आप लेके आए हैं या आ भी रहे तो मुझे कोई मजायका नहीं है इस बात का जवाब देने का। बात यह है कि आपके घर में जिस वक्त एक ज़रूरत है एलिमेंट की, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, मुझे देखें, आप उस टाइम ये देखें, आपको जब 2018 में, अब ढागा साहब हो या क्या हो, मैं ब्यूरोक्रेटिकल बातों में नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेट नहीं है। सॉरी, आपने बहुत महंगी बना दी, आपके पास और एवेन्यूज भी हैं। मैं सिर्फ एक आपको, हमने महंगी बना दी तो जो बाद में आए थे, क्या उन्होंने सस्ती कर दी? नहीं, उन्होंने भी नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आप अब शायद खान अब्बासी साहब ने बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पे किए, उसके बाद एनर्जी के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस वक्त की अगर आप डिटेल्स निकालें तो मैं उस वक्त के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो काम किया, मैं उनका जो क्रेडिट है उनको देती हूँ। बाकी जाहिर है, मैं समझती हूँ किसी ने कोई काम किया हो तो ही कोई एतराज़ उठाते, जिन्होंने काम ही ना किया हो उनके ऊपर कोई क्या एतराज़ उठाएगा। और उस वक्त के लोगों को, और आज जो क्राइसिस, एनर्जी के क्राइसिस जिस तरह से निकाला गया, और आज भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात आप करते हैं, हम लोग वो कर रहे हैं। और एक बात साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, कभी, क्योंकि काश के हमारे लोग जो हैं वो उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करें कि जो कोई अच्छे काम जो हैं वो हम लोगों ने किए हैं। आपको क्या अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट दुनिया की उन वाहिद, शुरू में उन टॉप नंबर्स में से आता है कि दैट इज़ टोटली वाज ऑन ग्रीन पार्लियामेंट, सोलर के ऊपर, और सोलर एनर्जी को भी फोकस जो है वो हमारी ही हुकूमत में किया गया और आज भी फोकस इसी के ऊपर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि पाकिस्तान में हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं, माजरत के साथ उनका काम है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपने नहीं बतानी, लेकिन नहीं, वो तो मैं सुन ही रही हूँ, आप कितनी अच्छी बार बार याद करा रहे हैं, वो मुझे बार बार बतानी पड़ रही हैं। लेकिन ये कि जो अच्छे काम है उनको हम कभी नहीं बताएंगे, और इसी तरह जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अर्जेंट के ऊपर आप कवर कर देते हैं और वो लोगों तक
तक पहुंचती नहीं। लिहाजा मैंने जो अच्छा काम था वो बताया, और मुझे अगर आप बात करते हैं एनर्जी की और उनकी, तो मैं समझती हूँ कि जिस चीज़ की जिस वक्त ज़रूरत है उसको हमें देखने की ज़रूरत है। हाँ, हमारे लोगों, हमारी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया कि जब पूरी दुनिया में तेल जो है वो सस्ता हो रहा था तो हमने महंगा हो रहा था तो हमने अपने मुल्क में जो है वो सस्ता कर दिया। अब उस पर आप बात नहीं करेंगे, अब अगले गोल पे आ गए। तो नाज़रीन, अब अगले गोल पे आ गए। अगला गोल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि आप लोग इलेक्शन कराएं। ये अगला गोल नहीं है, ये बात सवाल है। मेरे लोगों, मेरे मुल्क के लोगों को आप जो है ना गोल से इधर उधर ना करें। इम्पोर्टेंट गोल है ये कि आप खुद भी कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के अफेक्टेड हैं और हमारे खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट, आप 2 सूबों में इलेक्शन क्यों नहीं करा? हमने कब कहा है कि इलेक्शन, ये हुकूमत तो कह रही है। हमारे तो देखिए पार्टी के लोग जो है पेपर्स भी जमा करा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है, जिस तरह से हुकूमत तो जो काम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, जो एक मैंडेट में करें। कहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं हो रहा, आप बात को अलहदा रंग ना दें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कोई उससे ये सवाल क्यों नहीं करता कि जब तुम खुद ही हुकूमत में थे, इन दोनों जगहों पर तुम खुद हुकूमत में थे, तो फिर तोड़ा क्यों? जब आपके पास पावर थी तो तोड़ा क्यों? क्या मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते थे? क्या कुछ आपने किया? आज मुल्क किस दहेज पे आ गया है जहां पर इकोनॉमी के क्राइसिस है। यहां से मतलब पता चलता है कि आप कितने मुल्क के वफादार हैं, आपको तो कितने अपने मुल्क और कौम से मोहब्बत है। लेट मी से आपको कितने अपने मुल्क से मोहब्बत है, वो तो नजर ही आ रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सी है, जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, किसी भी कोर्ट की बात है, हमारी किसी भी लीडरशिप ने अगर हमारे खिलाफ भी फैसले आए हैं तो हमने वापस रुजू फिर भी कोर्ट से ही किया है। हम ना कोर्ट से कभी भागे, ना हम जेलों से भागे, ना हम थानों से भागे, हमने हर चीज को फेस किया। लेकिन मसला ये कि हमने ये नहीं कहा कि मुल्जिम भी हम, मुनसिफ भी हम, और सजा देने वाले भी हम, सजा लेने वाले भी हम। तो वहां पर मामला और है। वो वही आदमी है जिसने सिविल नाफरमानी की भी बात की थी। वो आज क्यों नहीं लोगों को याद आता कि जो कहता था बिल जला दो, ये कर दो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जला दो, मार दो, गिरा दो। हमारी लीडर्स जो हैं, चाहे वो आप पीडीएम की बात करें या मैं अगर अपनी पार्टी की बात करूं, तो कहीं पर भी ये अल्फाज इस्तेमाल कभी नहीं किए गए। हमें जो भी मुसीबतें आई, जो भी तकलीफें आई, हमने इस मुल्क के लिए, हमने एक दूसरे के लिए सहा भी, बर्दाश्त भी किया, और उनको जहां जहां ज़रूरत पड़ी अगर अपनी, क्योंकि हर किसी का हक है कि वो आप अपील में जा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो लोग इतने डरे हैं कि वो जाते ही नहीं। आप ये नहीं समझती कि इस वक्त मियाँ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए? जो आपकी, किसने कहा कि वो नहीं आ रहे? नहीं तो कहाँ हैं? नहीं तो जाहिर है वो आ जाएंगे जब आने का वक्त होगा। कल हो सकता है, कल आ जाए, परसों आ जाए, कभी तो भी आ जाए। ये आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि एक जो या ब्रेकिंग न्यूज है ना, मैं ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इंशाल्लाह जब उनका आने का वक्त है, वो इंशाल्लाह वो अपने उस वक्त पे जरूर आएंगे और उनके तमाम तर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये उसी तरह की आप बात करें, पहले मुझे बताएं ना, इमरान खान क्यों नहीं जाता जेल? या पीटीआई के जो मिनिस्टर्स हैं सारे, उनसे जो रह चुके हैं, जो वहां पे बैठ के बेचारे कुर्सियों पे कह रहे होते हैं कि जी हमारी कभी आपने सुना है? ये कह रहे नहीं जी, इतने लोग लेकर आए, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगी आपको। आप जो है अपने बच्चों को वहां पे खड़ा कर दे। कितनी दफा आपने देखा है कि औरतें, बच्चे जो उनसे वहां पे टेंट लगा के बैठे हैं कि बेचारे, ये वक्त आ गया है पीटीआई पे कि वो ये करते हैं। हमारे यहाँ औरत की इज्जत दी जाती है और औरत को इज्जत हर तरह से उसका ख्याल भी रखा जाता है। बाकी छोटी मोटी चीजें हर जगह चलती है, लेकिन जो सवाल आपका है ना, मेरे ख्याल में ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका हुआ है कि क्या हालात है। और बाकी तमाम तर मियाँ साहब के जो यहाँ पर उनके लोग हैं मौजूद हैं और इंशाल्लाह अपने वक्त के ऊपर वो ज़रूर आएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता था शायद हमजा साहब नहीं आएंगे, वो भी आ गए। बहुत सारे लोगों को लगता था कि मरियम नवाज साहिबा नहीं आएंगी, तो वो तो अल्लाह का शुक्र है आपने देखा वो आई भी और उन्होंने लीड भी किया। आपसे मेरा आखिरी सवाल और इम्पोर्टेंट, क्या ये सारे गोल खत्म हो गए? इम्पोर्टेंट गोल अवाम अब आप देख ले, मैं नहीं भाग रही, इनका वक्त खत्म हो रहा है, मेरा कोई मसला नहीं। क्लाइमेट चेंज, ये इसमें एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम बर्फबारी, एक्सट्रीम सर्दी, परसेप्शन ये है जितने हम पढ़ रहे हैं कि जी हमारी जो इस वेदर को ख़राब करने में हमारी कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है और हमने इतना बड़ा फ्लड इसके लिए अफोर्ड किया। तो हमने इसके लिए इंटरनेशनल कोई क्लेम डाला है, कोई हम परसू कर रहे हैं कि हमें डैमेजेस पे किया जाए, या इसका क्या सोल्यूशन? देखिए, मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी कि पार्लियामेंट के फोरम पे पहली दफ़ा ये हुआ कि IPU इंट्रा पार्लियामेंटेरियन यूनियन के उससे तवसत से एज अ कन्वीनियर मैंने SDGs पे रीजनल सेमिनार को कॉल किया, जिसमें 33 ममालिक जो हमने उनको इन्वाइट किया और वो पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने उस इवेंट को किया। जब
कि पाकिस्तान में सैलाब शदीद उस टाइम अरूज पे था और इंतहाई बुरी हालत थी, तो पाकिस्तान में हमने इन तमाम ममालिक को बुलाया, जिसका रीज़न ये था कहने का कि ये जो कुछ पाकिस्तान में होने जा रहा है, अगर मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने जो नाजरीन हैं उनको कहना चाहूँगी कि अगर वो पार्लियामेंट की वेबसाइट पर जाएँ या पार्लियामेंट चैनल पर यूट्यूब चैनल पर देखें, तो IPU का इवेंट अगर देखें तो उनमें उनको क्लियर वो पता चलेगा कि वहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन बार बार लोगों को दरख्वास्त भी की, उनके गोश गुजार किया उन ममालिक को कि आज अब वक्त है कि एशिया पैसिफिक रीजन के लोगों को एक दूसरे के ममालिक को एक दूसरे के लिए इकट्ठे होकर खड़े होना है, बिकॉज जो कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है वो कल को खुदा ना खास्ता किसी और के साथ भी हो सकता है, एंड दिस इज नॉट नेचुरल डिजास्टर, दीज आर मैन मेड डिजास्टर्स। क्योंकि जिस तरह से कार्बन इमिशन डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में फर्क है, डेवलप्ड कंट्रीज जिनकी वजह से हम आज ये तमाम तर खमियाजा भुगत रहे हैं, हमने उनको चैलेंज करना है और कहना है कि वी डोंट वांट योर एड, हमें एड की जरूरत नहीं, हमें ट्रेड की जरूरत है, हमें आपको हमारा साथ देने की जरूरत, हम पे कोई तर्स खाने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे साथ हमारे लिए हमें कंपलसेट करने की जरूरत है। और इसके लिए हम लोगों ने इकदाम किया। और फिर आप जानते हैं कि COP20 जब COP27 हुआ शर्म अल शेख में, तो वहाँ पर लॉसेस एंड डैमेजेस की भी बात की, मैं भी वहाँ पर थी, हम लोगों ने इस पर बारहा बात की कि पाकिस्तान जिस तरह से सफ़र कर रहा है इस तरह से और ममालिक भी कर सकते हैं, हमें इन तमाम तर चीज़ों को देखना है और इसके लिए एक प्रॉपर जो लायामल है उसको करने की ज़रूरत है। और इस पे मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ही बताती चलूँ कि हमारा SDG सेक्रेटेरिएट जो है उसमें हम एक कंसोशियम जो है उसको डेवलप करने की बात करें, जिसमें हम ये बात करें कि एशिया पैसिफिक रीजन को चाहिए कि वो एक कंसोशियम डेवलप करें और उस कंसोशियम के तहत जहाँ पर भी डिज़ास्टर आए हम उस पर कैसे रिस्क रिडक्शन और उसको मैनेजमेंट में किस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू बनता जा रहा है। एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी, बहुत सारी जगहों पर क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी किस तरह से जो है वो एक बहुत बड़ा अलमिया जो है वो बन सकता है। क्योंकि देखिए एक टाइम पे जब पाकिस्तान में फ्लड्स थे, एट द सेम टाइम अफ्रीका रीजन में ड्राउट्स थे, सो इन तमाम तर चीज़ों को हमें किस तरह से हैंडल करना है, इसके लिए पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, तमाम तर लोग जो है वो मिलकर काम। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आज आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात की, लेकिन हमने आपको पॉलिटिकल गुगलियाँ भी दी और आपने बेहतरीन तरीके से उसको कवर में से बाहर चौके के लिए निकाल दिया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हुकूमत रियासत का काम है, लेकिन जब तक हम इंडिविजुअली, हम एज अ नेशन, हर बंदा अपना अपना फ़र्द, अपना अपना काम नहीं करेगा, तब तक ये गोल्स कंप्लीट नहीं होंगे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।